सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों, संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। यानी संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। और आप जानते हैं भारत का अपना संविधान है और भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन और ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हम जानेंगे कंपनी के शासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अधिनियम हैं उनके बारे में। दोस्तों देखिए, कंपनी के शासन के अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे उसमें महत्वपूर्ण है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। तो ये कंपनी के शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम हैं। इसके अलावा जब कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया तो उस समय क्राउन के शासन के अंतर्गत कौन से अधिनियम पारित किए गए? इसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके अलावा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विभिन्न अधिनियम और उनमें संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को। देखिए, सबसे पहले हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या इसको हिंदी में कहा जाए 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत पारित महत्वपूर्ण कानून और उनसे संबंधित प्रावधानों को देखेंगे। सबसे पहला दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले जो है बंगाल का गवर्नर जो होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। दोस्तों देखिए, इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स जो था उसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य मिला। दोस्तों इस व्यवस्था के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और दोस्तों 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में बंगाल में यानी कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक प्रश्न ये आता है कि 1773 के अधिनियम के अंतर्गत 1774 में जो उच्चतम न्यायालय गठित किया गया था उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 1773 के अधिनियम के अंतर्गत जो बना था 1774 में, उसके मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइड थे। याद कर लीजिए दोस्तों 1774 में जो बंगाल में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइड थे। आगे देखिए दोस्तों 1773 के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों एक और कानून है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसका नाम अब ओडिशा हो गया है, उसके लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों भारत के संवैधानिक विकास में 1773 के अधिनियम के बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ और इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता रही। दोस्तों, भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र इसी एक्ट के अंतर्गत कहा गया और 1784 के एक्ट के अंतर्गत दोस्तों भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। देखिए, कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखभाल के लिए निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अनुमति मिली, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो ये 1784 के अधिनियम के अंतर्गत था। दोस्तों, आइए देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम अंतिम और गवर्नर जनरल और वायसराय, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो हैं ये 1758 से 1760 और 1765 से 1767 दो कार्यकाल में भारत के या बंगाल के गवर्नर रहे। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर रहे 1758 से 1760 और देखिए 1765 से 1767। तो सबसे पहले यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद आते हैं दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 ये बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे। 1772 से 1774 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर रहे और ये अंतिम गवर्नर रहे, क्योंकि देखिए 1773 के एक्ट के द्वारा आपने पढ़ा है कि 1774 से 1785 बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर थे बंगाल के और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स के बाद दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है, जो कि 1828 से 1833 तक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और 1833 से 1835 के बीच भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। देखिए, 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस क्रम में देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो रहे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल 1856 से 1858 था और ये कंपनी द्वारा नियुक्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। इसके अलावा दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 का अधिनियम लाया गया उसमें जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सारी सत्ता दे दी गई। तो उस 1858 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग, दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड माउंटबेटन तो ये मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय रहे और अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन रहे। दोस्तों इस क्रम में सी राजगोपालाचारी का नाम आता है। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इनका कार्यकाल जून 1948 से जनवरी 1950 यानी भारतीय जो गणतंत्र है उसको लागू करने या 26 जनवरी 1950 तक, ये जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। अब आइए देखते हैं दोस्तों 1813 के राजलेख के बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1813 का जो राजलेख था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार और कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। और दोस्तों 1813 के राजलेख के तहत भारत में शिक्षा के लिए दोस्तों भारत में शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई थी।
तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1813 के राजलेख के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। अगला आइए देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट और इसमें दिए गए प्रमुख प्रावधानों को। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल में आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सबसे पहले लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य या लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया और 1843 में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया और इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया और राजलेख की धारा 87 यानी 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश या वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। इसके अलावा दोस्तों 1833 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग यानी लॉ कमीशन नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया। अब आइए देखते हैं 1853 का राजलेख। दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का पृथक करके एक निश्चित कदम उठाया गया और इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिला। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा दोस्तों ब्रिटिश सत्ता जो है कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन में चली गई और इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू जो द्वैध शासन प्रणाली थी, इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। यानी 1858 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना गया, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन या ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। अब आइए देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम और इसके प्रमुख प्रावधान। दोस्तों इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इसके अलावा वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी और इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार मिल गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। अब आइए देखते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा एक सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला।
1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या है दोस्तों? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय और जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। दोस्तों, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान 1909 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा यानी SP सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों, 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार जो है, इसके द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। और 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। दोस्तों, 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की स्थापना की गई। दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई थी उसके जनक कौन थे? तो लियोनिल कर्टिस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे। दोस्तों, इसमें देखिए 1919 का जो ये हमारा भारत शासन अधिनियम था, उसमें प्रांतीय विषय जो थे उनको दो भागों हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई। भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन का प्रावधान किया गया और 1926 में ली कमीशन यानी ली आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट पेश करना था। यहाँ पर देखिए, इन बच्चों के मन में ख्याल आता है कि देश में द्विसदनी व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई। हमने इसका उत्तर बता दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अब आइए देखते हैं भारत के संवैधानिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में। दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें प्रस्तावना यानी प्रियम्बुल का अभाव था। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत और कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि ये व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रावधान किया गया था वो व्यवस्था कभी भी लागू नहीं की जा सकी, न ही अस्तित्व में आ सकी। दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। इसके अलावा कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ।
दोस्तों देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए इसी अधिनियम यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। अब आइए देखते हैं दोस्तों 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संबंध में। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त करके अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 अधिराज्यों यानी डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान की स्थापना की। तो 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से हुई और इसने दोनों अधिराज्यों को संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने, उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता थी। और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा भी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से की गई और भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या फिर स्वतंत्र रह सकती हैं और प्रत्येक अधिराज्य को अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा की गई। अब आइए देखते हैं संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट आवंटित की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट आवंटित की गई थी। प्रांतों की आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित किया गया था। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। दोस्तों इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की थी। पहली बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य या सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 देखिए दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या या महिला सदस्यों की संख्या 15 यानी 15 थी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षानी बेल्यादुन और एनी मैस्करीन थीं। अब दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार बना था। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। समितियों से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से सभी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा थी उसकी प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष को जान लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष
पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी जो थी ये संविधान निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और राज्यों के लिए जो समिति बनी थी जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति या तदर्थ राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों 29 अगस्त 1947 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति ने दोस्तों 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सदस्यों में देखिए N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधव राव। इन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और 7वें सदस्य देखिए TT कृष्णमाचारी थे। 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने उनकी जगह ली थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखिए कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये तिथि अंकित है। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दोस्तों 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कुल इसमें गणना की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान में 452 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन दोस्तों 395 अनुच्छेद ही मूल रूप से थे, वही आज भी हैं, क्योंकि इनके सब सेक्शन जो हैं जुड़ गए हैं ABC करके, तो इससे अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। तो देखिए भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद वर्तमान में हैं। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। तो संविधान सभा द्वारा भारत की सदस्यता का राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में सत्यापन मई 1949 में किया गया। अब आइए संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। और संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके प्रारूप पर बहस कितनी हुई? 114 दिन। और कुल व्यय कितना हुआ था? तो 63,96,729 रुपये संविधान निर्माण पर कुल व्यय हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कुल वाचन 3 वाचन हुए थे संविधान के। संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ?
26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। अंतरिम सरकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। अंतरिम सरकार में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों के जो है प्रमुख थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्री बनाया गया था। राजगोपालाचारी का मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय था। लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, आसफ अली रेल मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, CH भाभा को दोस्तों कार्य खनन और शक्ति मंत्री, बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, आई चुंदरीगर के पास वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर को संचार डाक और वायु, इसके अलावा गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय तथा जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय जो है इसका हेड बनाया गया। दोस्तों, लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंदरीगर और अब्दुल रब नस्तर और गजनफर अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो कौन कौन? लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंदरीगर और अब्दुल रब नस्तर और गजनफर अली खां ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारतीय संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल किया गया। दोस्तों, अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी इसने 26 जनवरी 1950 से प्रथम आम चुनाव यानी 1951-52 के बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया था। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान के हमारे प्रमुख स्रोत कौन से हैं। देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों से संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। दोस्तों, ब्रिटेन से देखिए, भारतीय संविधान में ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन ग्रहण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाए जाने का प्रावधान, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा से ग्रहण किया गया है। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से प्रेरित है। आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन और सोवियत संघ से मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान और इसके प्रमुख भाग तथा विषय और किन अनुच्छेदों में वो भाग समाहित हैं। देखिए, भारतीय संविधान का पहला भाग जिसका विषय संघ और उसके क्षेत्र हैं, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। दूसरे भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 आप जानते हैं मूल अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क दोस्तों ये बाद में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों का है। और भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है। देखिए, संघ से संबंधित है जो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघीय न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल हैं।
भाग 6 दोस्तों ये राज्यों से संबंधित है, जिसका विवरण अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक है, जिसमें अध्याय 1 में सामान्य, अध्याय 2 में कार्यपालिका, अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल, अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार, अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्यों को बारे में जो कि निरसित है अनुच्छेद 238 में है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ 243 त से 243 य छ तक। और भाग 9 ख दोस्तों इसमें सहकारी समितियां से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजात क्षेत्रों का संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 244 से 244 का। और भाग 11 जो है ये संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित हैं, और इसमें देखिए अनुच्छेद 245 से 263 तक इसके प्रावधान हैं। अध्याय 1 में विधायी संबंध और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों का विवरण दिया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित है। अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का तक का जो है विस्तार भाग 12 का है। इसके अंतर्गत देखिए वित्त, उधार, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद और संपत्ति का अधिकार वर्णित है भाग 12 में। भाग 13 के अंतर्गत दोस्तों इसका विषय है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की व्यवस्था है आर्टिकल 308 से 323 तक, जिसमें अध्याय 1 में सेवाएं और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है। भाग 14 का जो है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित है अनुच्छेद 323 क और 323 ख। दोस्तों भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 324 से 329 का तक। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसमें अध्याय 1 में संघ की भाषाएं, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं, अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा और अध्याय 4 में विशेष निर्देश के संबंध में प्रावधान है। भाग 18 दोस्तों संविधान का भाग 18 आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 18 में आपात उपबंधों की व्यवस्था है। भाग 19 मिससेलेनियस यानी प्रकीर्ण है 361 से 367। और भाग 20 दोस्तों ये संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसका विवरण अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 369 से 392 तक। और भाग 22 देखिए इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन की व्यवस्था अनुच्छेद 393 से 395 तक है। अब आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों प्रस्तावना संविधान का परिचय या उद्देशिका को कहते हैं। ये संविधान का आमुख होता है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बेरुवारीवाद 1960 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बेरूवारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। यहाँ पर देखिए, इस बच्चे के दिमाग में ये आता है, एक प्रश्न है कि प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है और कब। तो मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, एक बार संशोधित किया गया है, लेकिन कब का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, और कब। देखिए दोस्तों, संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। हालांकि इसमें निहित ढांचे में यानी मूल ढांचा या आधारभूत ढांचे में कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण होता हो। दोस्तों, अब तक प्रस्तावना यानी उद्देशिका को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा संशोधित किया गया है। अब प्रस्तावना के बाद आइए देखते हैं अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों को। मूल रूप से भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आइए देख लेते हैं 12 अनुसूचियां और उनके विषयों को। देखिए, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और अन्य उच्चाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप यानी फॉर्मेट दिए गए हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। इसके अलावा छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य याद कर लीजिएगा। 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष अनुच्छेद जो है विशेष उपबंध छठी अनुसूची के द्वारा। 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधि मान्यकरण की बात कही गई है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, और 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध वर्णित है। देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, और 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए, 8 अनुसूचियां मूल रूप से थीं, लेकिन संविधान संशोधनों के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार अब संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। दोस्तों, मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और देखिए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली को तथा संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। अब आइए देखते हैं भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसकी व्याख्या वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये एकदम सही है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसा क्यों है, तो इसका स्पष्टीकरण देखिए। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को आपस में मिला दिया गया है। अब देश में कुल केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 हो गई है। दोस्तों, ये अधिनियम दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम 2019 26 जनवरी 2020 से
लागू हुआ है। दोस्तों अनुच्छेद 1 के तहत जो संघ का नाम है अपने इंडिया दैट इज भारत और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है और ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित प्रावधानों के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णित है, तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन की शक्ति ये संसद को प्राप्त है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जो प्रावधान हैं इनके तहत संसद द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा और इसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों भारत के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अलावा भाषा के आधार पर, दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए तेलुगु भाषियों के नेतृत्व में पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था, जिससे 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश यानी तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। देखिए नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसे मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य का गठन किया गया। दोस्तों भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिला लिया गया। और देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्षेत्रीय परिषदों में केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं ये 5 क्षेत्रीय परिषदें और इनका मुख्यालय। देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी राष्ट्रपति और गृह मंत्री में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री होता है। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है और इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद के द्वारा हल किया जाता है। अब आइए देखते हैं भारत के जो राज्य हैं और उनका गठन वर्ष। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया और भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। गुजरात और महाराष्ट्र, दोस्तों गुजराती और मराठी भाषी लोगों को जो है अलग अलग राज्य 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र प्रांत का गठन किया गया। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 और मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष 20 फरवरी 1987 है। दोस्तों गोवा 30 मई 1987 को इसका गठन किया गया और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 और झारखंड का गठन
15 नवंबर 2000 को किया गया, यानी 1-9-15 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और इसके अलावा भारत का जो 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन अब 28 ही राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था, जम्मू कश्मीर को दो जो है केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधानों को। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल या इकहरी नागरिकता प्रदान करता है और अनुच्छेद 11 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अधिनियम के तहत जिन विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वो हैं 5 आधार हैं। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से यानी देशीकरण द्वारा और क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देखिए कितने जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र अधिग्रहण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब आइए देखते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रश्नों को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टे भी कहा जाता है। दोस्तों, वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। देखिए, 6 मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब आइए देखते हैं विस्तार से प्रमुख अनुच्छेदों को। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दोस्तों, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है और राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद दोस्तों इसका एक अपवाद है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। अनुच्छेद 17 क्या है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 17 कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया गया है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, क्योंकि सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य अथवा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। दोस्तों अगला जो अधिकार है मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वाक, अभिव्यक्ति और कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का अधिकार प्राप्त है। इसमें देखिए पहला क्या है? पहला है अनुच्छेद 19(1) क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग के तहत संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1) घ के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा घूमने की स्वतंत्रता है।
इसके अलावा अनुच्छेद 19 एक अंग में दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19 एक 6 के तहत जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। देखिए, मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 19 एक च और अनुच्छेद 31 में था, इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। दूसरा ये कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक क में, इसी में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है, और इसी के तहत न्यायपालिका में सूचना के अधिकार को भी निहित माना गया है। तो सूचना का अधिकार या प्रेस की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक क के तहत ही शामिल है। दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 20 को। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसके द्वारा दिया गया है। इसके द्वारा 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहली चीज तो ये कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह प्रवृत्त विधि या उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। दूसरी बात यह कि किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 21। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार हैं उनकी घोषणा की गई है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, जिसके तहत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये दोस्तों जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। अनुच्छेद 21 क ये शिक्षा का अधिकार है। ये दोस्तों राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है, और इसकी व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा की गई है। अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 22 दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हैं। पहला ये कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंतर्गत यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। दोस्तों निवारक निरोध, अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने से उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा, और गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। तीसरा, ये एक शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है, और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम यानी कारखानों, खान और जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध यानी इसका निरोध किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में, और अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा, यानी कृपाण लेकर चलना और धारण करना ये सिख धर्म के जो है मानने का अंग है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये पांचवा अधिकार है, अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट यानी आदेश जारी करने की शक्ति है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हैबियस कार्पस कहा जाता है। परमादेश यानी मैंडमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी कॉर्टियरी और अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो। अब ये जो 5 तरह के रिट या आदेश हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस। तो न्यायालय द्वारा ये आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर उपस्थित करे, या जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके। परमादेश यानी मैंडमस, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। और प्रतिषेध या प्रोहिबिशन जो होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए ये रिट जारी करके आदेश जारी किया जाता है। उत्प्रेषण सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजें। और अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो, जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान में ऐसा कोई कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है। अधिकार परीक्षा को लैटिन में क्यो वारंटो कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इस बालक के मन में ख्याल आता है कि संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा जाता है, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो उत्तर है दोस्तों, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो देखिए, अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। केशवानंद भारतीवाद 1973, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के मूल ढांचा या मूल संरचना या आधारभूत ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो। अब आइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है और इन्हें किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी ये न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। दोस्तों, अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था है। अनुच्छेद 40 बार बार परीक्षाओं में पूछा है, इसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है और अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान है और अनुच्छेद 43 के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। और अनुच्छेद 44 बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता या एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है।
यहाँ पर देखिए, नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 के तहत है और अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देख रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है और अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान हैं और 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों में देखिए, अनुच्छेद 39 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 बार बार सीधे या तो मिलान में पूछता है। इसके तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। और देखिए अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बाद आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क, यानी मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में केवल एक अनुच्छेद जो कि 51 क है उसमें वर्णित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। और दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। आइए देखते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची। 51 का मूल कर्तव्य। दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा, पहला ये कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा ये कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा दोस्तों, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। नौवां मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां है, देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छुए। 11वां दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, विशेष जानकारी या विशेष तथ्य ये है कि मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है और अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, भारत जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित परीक्षोपयोगी और परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कलेक्शन था, इसका भाग 1। इसके हम 2 भाग और प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा आप संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था को 3 वीडियो में कवर कर सकेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।